चौंकाने वाली तस्वीरें आपके सामने, जहां पहली तस्वीर यूपी के देवरिया की आपके सामने है। एक ट्रक ने सड़क पर खड़े व्यापारी को कैसे रौंद दिया, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। दीपक गुप्ता नाम के कारोबारी अपने घर के बाहर खड़े थे, अपनी बाइक को घर के अंदर बने गैराज तक ले जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक तेज रफ्तार ट्रक पहुंचा। दीपक गुप्ता को टक्कर मारकर ट्रक घर तक अंदर तक घुस गया। हादसे में दीपक गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी तस्वीर भी सड़क हादसे की है। ये सड़क हादसा रोंगटे खड़े करने वाला है। एक कार सीमेंट मिक्सर और ट्रक के बीच कैसे फंसी और उसका कैसे कचुम्बर निकला, दर्दनाक तस्वीरें ये सामने आई हैं। पीछे से लगी जोरदार टक्कर के बाद कार सीमेंट मिक्सर के ठीक जिस तरीके से पीछे थी, पीछे से एक ट्रक आया, जोरदार टक्कर मारी और दोनों के बीच फंस गई। कार के अंदर बैठे लोगों को बाहर आने तक का मौका नहीं मिला। अब तीसरी तस्वीर एक ट्रैक्टर में हुई गड़बड़ी। ट्रैक्टर गन्ने से लदा था, लेकिन अचानक इसमें खराबी आई और उसकी ये हालत हो गई। ट्रैक्टर में बैठा ड्राइवर अपना दिमाग लगाता रहा, लेकिन ट्रैक्टर ने सीधा होने का नाम नहीं लिया। सड़क पर चल रहे लोग भी अजीबोगरीब हालत देखकर मजबूरी नजर आए और कोई भी ड्राइवर की मदद तक नहीं कर सका। कारों में बैठे लोग भी इस तस्वीर को कैमरे में कैद करते रहे। चौथी तस्वीर अर्जेंटीना से है, जहां पर एक ग्लेशियर का ये बड़ा टुकड़ा नदी में समा गया। ये अर्जेंटीना का पेरितो मोरेना ग्लेशियर है। इसे हर साल हजारों लोग देखने के लिए आते हैं और जिस वक्त यहाँ पर भीड़ थी तभी ग्लेशियर में जोरदार गर्जना हुई और एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। आसपास मौजूद पर्यटक ये देखकर सहम उठे। When you're trying to record a glacier and it breaks. पांचवी तस्वीर अमेरिका के मिशिगन से है, जहां पर ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि जगह जगह बर्फ की कलाकृतियां ही बन गई हैं। -12 डिग्री सेल्सियस का तापमान और हवाएं 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। इसमें पूरा इलाका कैसे जम चुका है उसकी ये तस्वीर। पूरा मिशिगन हिमयुग में चला गया है। छठी तस्वीर भी अमेरिका के मिशिगन से ही है। मिशिगन में बर्फबारी की वजह से एक भीषण हादसे की यह तस्वीर सामने आई है। एक विशालकाय ट्रक किनारे खड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ी से कैसे टकराया, देखिए। सड़क पर बर्फ की वजह से ट्रक फिसल गया, इम्बैलेंस होकर फायर ब्रिगेड की इस गाड़ी से जा टकराया। हादसे में ट्रक में सवार ड्राइवर और उसका सहयोगी बुरी तरीके से घायल हुआ है। कनाडा के ओंटारियो से आई सातवीं तस्वीर अब आपके सामने। बर्फीले तूफान की वजह से बुरी तरह कैसे ये प्रभावित है, देखिए। कई इलाकों में 10 फीट तक बर्फ गिरी है और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं उसमें 2 जानवर बर्फ में फंसे नजर आ रहे हैं। इन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता ही नहीं मिल पा रहा। आठवीं तस्वीर फ्रांस के मायोट की, जहां पर भीषण तूफान की ये तस्वीर सामने आई है। हिंद महासागर का ये द्वीप फ्रांस की कॉलोनी है, जहां पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही। दर्जनों घरों की छतें उड़ गई, पेड़ टूट गए, बिजली के खंभे उखड़ गए। साइक्लोन में दर्जनों लोगों के मारे जाने की भी आशंका है। नौवीं तस्वीर अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से। सांता क्रूज काउंटी में जोरदार बवंडर की ये तस्वीर है। मौसम में आमतौर पर टोर्नेडो नहीं आते, लेकिन इससे वैज्ञानिकों को भी अब चौंका दिया है। बवंडर को EF1 नाम दिया गया है। बवंडर से बिजली के खंभे उखड़ गए, सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां तक पलट गई और जिस वक्त ये तूफान आया उस समय 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। बवंडर की वजह से ही कई लोग घायल हुए हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 10वीं तस्वीर अमेरिका के इलिनॉइस से है। एक ट्रक में भीषण विस्फोट।
की ये तस्वीर देखिए। विस्फोट के बाद चारों तरफ फैलता गया ये धुआं। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी। बाद में छानबीन से पता लगा कि ट्रक के फ्यूल से रिसाव की वजह से ही ये धमाका हुआ। और अब आज की बड़ी खबर, संभल में 46 साल पुराना महादेव का मंदिर खुला। हर कोई हैरान रह गया। हैरान इसलिए क्योंकि 14 दिसंबर से पहले किसी को इस बात की खबर भी नहीं थी। मंदिर की साफ सफाई प्रशासन ने करवाई। यहां भक्तों ने पूजा अर्चना करनी भी शुरू कर दी है। खुद संभल के डीएम मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे और रुद्राभिषेक किया। दावा है कि मंदिर संभल के मुस्लिम बहुल इलाके में 46 वर्ष से बंद पड़ा था, लेकिन कल पुलिस प्रशासन ने मंदिर के ताले खोल दिए। सुरक्षा के लिए मंदिर के आसपास फोर्स को भी तैनात किया गया है। अब संभल में खुदाई के दौरान मिली मूर्तियों के बारे में खबर जानिए। आपको बता दें, कुएं की खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां मिली हैं और कुएं से पार्वती गणेश की मूर्तियां मिली हैं। भगवान कार्तिकेय की भी मूर्ति यहां से मिली है। तीनों मूर्तियां प्रशासन को सौंप दी गई हैं। हमारे सहयोगी पुनीत लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं पर मौजूद भी हैं। और फिलहाल संभल में खुदाई के दौरान अब मूर्तियां मिलने को लेकर जो खबर आई है, खबर है 3 मूर्तियां मिलने के बारे में। पार्वती गणेश और कार्तिकेय की जो मूर्तियां मिली हैं, उन्हें अब प्रशासन को सौंप दिया गया है। जिस वक्त कुएं से भगवान गणेश की मूर्ति मिली, उस दौरान हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा वहां पर मौजूद थे। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। एक और मूर्ति है जो कि निकली है कुएं के अंदर से। गणेश जी की मूर्ति आप देख रहे हैं जो इस वक्त मौजूद है। गणेश जी की मूर्ति है, हालांकि खंडित नहीं, और इस मूर्ति को फिलहाल कुएं से निकाला गया। आप देख सकते हैं कि जो मूर्ति है वो इसी कुएं से निकली है। तकरीबन 25 फीट नीचे जो कुएं की खुदाई के दौरान ये तीसरी मूर्ति निकली है। इससे पहले मां पार्वती जी की और इसके अलावा मां लक्ष्मी जी की भी मूर्ति इस कुएं से निकल चुकी है। कैमरामैन राजीव रंजन के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, संभल। और कुएं की खुदाई करने वाले शख्स से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने बात की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। संभल के खग्गूसराय में मंदिर के पास जो कुआं मिला, उस कुएं में आज खुदाई के दौरान 2 मूर्तियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि ये मूर्तियां मां पार्वती और मां लक्ष्मी की हैं। ये जो कुआं है वो मिला था, पहले इसके ऊपर पूरी तरीके से मिट्टी थी, इसको पटा हुआ था ये कुआं, लेकिन इसके बाद प्रशासन यहां पर पहुंचा और कुएं की खुदाई को शुरू किया गया है। तकरीबन 25 फीट नीचे आप देखेंगे ये कुआं खोदा गया और इसी खुदाई में 25 फीट नीचे ये मूर्तियां मिली। इस वक्त मेरे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो खुदाई कर रहे थे। क्या नाम है आपका? वीरपाल सिंह नाम है। वीरपाल सिंह, क्या मिला आपको? ये माँ, जब हम खोदते पहुंचे अंदर इसके, तो माँ लक्ष्मी और गौरा पार्वती जी की मूर्ति निकली इसके अंदर से जी। 2 मूर्ति निकली। दोनों मूर्ति निकली और खंडित हैं, वो खंडित मूर्ति जी, है। जी, जी। तो मिट्टी में पूरी तरीके से दबी हुई हाँ, थी? पूरी मिट्टी से दबी हुई थी। 18-20 फीट की गहराई कर चुके हैं हम इसके अंदर। अच्छा, और ये कितनी पुरानी लग रही है? मतलब बहुत पुरानी लग रही है। हाँ, पुरानी 50-60 साल पुरानी है लगभग पुरानी जी, है। जी। तो मूर्तियां क्या की फिर आपने, जब आपने देखा मिट्टी में? मैंने ऊपर भिजवा दी रखे वो, और वो प्रशासन को दे दी गई। प्रशासन को? तो मिट्टी में पूरी तरीके से लिपटी हुई थी? हाँ, मिट्टी में। यूपी, और आइए सीधे यूपी विधानसभा का रुख करते हैं। सीएम योगी फिलहाल क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। सत्य के बारे में कहा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। और यह तो केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना, माननीय न्यायालय के आदेश को अक्षरशः अनुपालन करना। और सर्वे 19 नवंबर के भी हुआ,
21 नवंबर को भी हुआ, 24 नवंबर को भी सर्वे का कार्य चल रहा था। क्या यह संभव है? नहीं, 21 को संपन्न नहीं हुआ था। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने थी। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार ने तो पहले ही कहा कि हम जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। ये एक्ट के अंतर्गत ही कमीशन बना हुआ है। माननीय सदन में उसकी रिपोर्ट भी आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का। और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, सच को स्वीकार नहीं करेंगे आप, उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे
इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंच करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं, सम्मान भी करते हैं। और क्या संविधान को आप मान रहे हैं? क्या आप लोग संविधान के प्रति सचमुच वचनबद्ध हैं? मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिए कि आज उन्होंने संविधान की मूल प्रति यहां पर दी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 2049 को जिस संविधान को बनाकर के देश को सौंपा था, उस मूल संविधान की प्रस्तावना को एक बार पढ़िए। मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के अध्याय के चित्र को देखिए, अलग अलग उन आर्टिकल के उस पृष्ठों का अवलोकन करिए, आपको उसमें राम भी नजर आएंगे, कृष्ण भी नजर आएंगे। तो संभल में 1976 के दंगों का जिक्र करते हुए कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बातें कही गई हैं। और संभल के उन्हीं हालात और उस वक्त की स्थिति का जिक्र करते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात 184 हिंदुओं की हत्या को लेकर कही गई है। और आंकड़ों के लिहाज से जिस तरीके से अब सदन के अंदर, आपको बता दें विधानसभा के अंदर ही योगी आदित्यनाथ ने संभल की वो हकीकत सामने रखी है, जिसके बाद अब लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। क्योंकि संभल में शिव मंदिर जिस तरीके से इसको लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं, अब तक क्या क्या हुआ है, एक इंफॉर्मेशन उस आधार पर भी आपके सामने रखते हैं। क्योंकि प्रशासन ने आज सुबह जिस तरीके से कुएं की खुदाई की शुरुआत की, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यहां कुएं की खुदाई में मूर्तियां बरामद की गई हैं, मूर्तियां मिली हैं। और उसमें मां पार्वती के साथ साथ भगवान गणेश की भी मूर्ति मिली है और साथ ही एक भगवान कार्तिकेय की मूर्ति मिलने का भी दावा किया जा रहा है, जिसके बारे में हमारे सहयोगी पुनीत भी बता रहे थे। क्योंकि खुदाई में मिली मूर्तियों की कार्बन डेंटिंग कराई जाएगी। इस बीच एक और ये बड़ी खबर सामने आई है, आपको बता दें कुआं 400 साल पुराना होने का दावा भी किया जा रहा है और कार्बन डेंटिंग के लिए बकायदा डीएम की तरफ से एएसआई को इसकी चिट्ठी भी लिख दी गई है। कार्बन डेटिंग को लेकर फिलहाल खबर आ रही है और फिलहाल कुएं की खुदाई को रोक दिया गया है। ये इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और पुनीत जिस तरीके से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, संभल के एडिशनल एसपी श्री चंद्र से उनकी क्या बातचीत हुई है, ये भी सुनिए। अरे एक मूर्ति तो मिल आए। अरे आप देख रहे हैं जो जैसा कि कल डीएम महोदय द्वारा भी बताया गया था कि इसकी कार्बन डेटिंग भी की जाएगी, तदनुसार उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बाकी ये जो मूर्तियाँ उनको सुरक्षित रख दी गई हैं और आगे सुरक्षित खुदाई की जा सके सुनिश्चित की जा रही है। सर ये बताइए, मंदिर पे क्या इंक्रोचमेंट किया गया था, कुएं पे क्या अतिक्रमण किया गया था? हाँ, कुएं पर अतिक्रमण की सूचना हुई थी कि कुएं पर को रैम बनाकर पाट दिया गया है, रैम हटाया गया और खुदाई की गई तो यह कुआं मिला है और कुएं की खुदाई के पश्चात यह 3 मूर्तियां बरामद हुई। जो मंदिर है क्या उसके आसपास भी इंक्रोचमेंट किया गया है? ऊपर एक छज्जा निकाला गया था और पीछे का जो रास्ता था? हाँ बिल्कुल, मंदिर के ऊपर इंक्रोचमेंट किया गया, साइड में भी किया गया है, उसे भी नियमानुसार हटाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। और मंदिर के पास कुएं से मूर्तियां मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने वहां पूजा पाठ किस तरीके से शुरू कर दिया है, ये भी देखिए।
यही कुआं है जिसको तो खोदने के बाद यहाँ से 3 मूर्तियां मिली है। और मंदिर आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए पूजा पाठ यहाँ पर शुरू हो गए, दिए जला जा रहे हैं, धूपबत्ती जला जा रही है, प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, फूल चढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा ये मंदिर है, इस मंदिर के अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे मंदिर के ठीक पीछे 4 फीट का एक रास्ता होता था और इस रास्ते से बाकायदा चारों तरफ परिक्रमा की जाती थी। लेकिन अब ये घर यहाँ पर बना दिया गया है, मंदिर से पूरी तरीके से घर सटा हुआ, यानी कि जो 4 फीट का रास्ता था वो खत्म कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ जो छजली थी वो निकाली गई है और बाहर भी ऊपर एक छजली थी जिसको तोड़ दिया गया है। फिलहाल इंक्रोचमेंट किया गया था मंदिर के आसपास, ऐसा प्रशासन का कहना है, एसपी श्रीचंद का कहना है, और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मंदिर के आसपास जो भी कब्जा होगा उसको हटाया जाएगा। और संभल में मिली मूर्तियों के बारे में एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, क्योंकि मूर्तियां मिलने के बाद कुएं की खुदाई को रोक दिया गया है और प्रशासन ने अभी कुएं को भी ढक दिया है। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच हो रही है, मूर्तियां मिलने के बाद फिलहाल कुएं की खुदाई को रोक दिया गया है, ये खबर सामने आ रही है और प्रशासन ने फिलहाल कुएं को अभी ढक दिया है। अब 2 तस्वीरें भी एक साथ आपके सामने रखेंगे, जहां पहली तस्वीर आपके सामने होगी कुएं की खुदाई के दौरान की। और आपको बता दें, इसी कुएं की खुदाई के दौरान पहले मां पार्वती की मूर्ति मिली और उसके बाद खुदाई के दौरान भगवान गणेश की भी मूर्ति मिली। वहीं दावा तो ये भी किया जा रहा है कि एक मूर्ति भगवान कार्तिकेय की भी है। सभी मूर्तियों को प्रशासन के हवाले भी कर दिया गया है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि 82 साल के विष्णु शरण रस्तोगी का ये कहना है कि ये 400 साल पुराना मंदिर है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि कार्तिक शंकर मंदिर उनके कुल देवी का है। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। विष्णु जी, इस मंदिर की कहानी क्या है? ये मंदिर तो हमारा जन्म से हमने वहाँ देखा है। मंदिर मेरी आयु 82 साल है और हमने अपने जन्म से ये मंदिर वहाँ अपने मोहल्ला खग्गूसराय में देखा है। हमारे पिताजी, हमारे दादा, हमारे परदादा वो सब यहाँ में पूजा करने आते थे। इसी मंदिर के साथ एक कुआं था और पीपल का पेड़ था, तो सुबह शाम इस मंदिर में आरती होती थी। मैं तो अपने बचपन में इस मंदिर में आया हूँ और यहाँ हालांकि मूर्तियाँ छोटी छोटी थी, लेकिन हमारी कुल देवी का मंदिर था, तो बड़ी अटूट आस्था थी इस मंदिर से हमारी। ऐसा लगता था पूरे मोहल्ले के प्राणी इस मंदिर में बस गए। सुबह शाम यहाँ लोग दर्शन करने आते थे और शाम को जो मंदिर के सामने कुआं है इस पर बैठ कर भजन कीर्तन भी होते थे। मोहल्ले की महिलाएं यहाँ बैठकर भजन कीर्तन करती थी कुएं पर बैठकर, और मंदिर में सुबह शाम आरती तो होती थी। लेकिन वो हम लोग तो पहले चले आए थे, हमने अपना रिहाइश दूसरी जगह कर ली थी। लेकिन 78 के बाद जो यहाँ बलवा हुआ और सामूहिक नरसंहार हुआ और हमारे पड़ोस में एक हिंदू के गोदाम में आग लगा दी गई, अंगन लाल जी के गोदाम में, तो लोग दहशत में आ गए और फिर लोगों ने अपना वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। आज की एक और बड़ी खबर का अब रुख करते हैं। सेना प्रमुख के लॉन्च में लगी तस्वीर पर हो रही सियासत को लेकर खबर है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया। 1971 में पाकिस्तान के सरेंडर के समय की ये तस्वीर, पाक सरेंडर की फोटो क्यों हटाई गई, ये सवाल प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया। तो फिलहाल आपको बता दें, अब इस पूरी तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कैसे सियासत हो रही है, इस बारे में एक एक डिटेल आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले ये वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसको लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आज बड़ी खबर ये सामने आई कि किस तरीके से प्रियंका गांधी ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया है। हालांकि 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, और सेना प्रमुख के लॉन्च में लगी इसी तस्वीर को लेकर हो रही सियासत को देखते हुए ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां पहले ये तस्वीर लगी हुई थी लेकिन अब ये तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि ये तस्वीर में हुए बदलाव की वजह क्या है, मेरे सहयोगी सुमित से इसको लेकर करूंगी सवाल। और जिस तरीके से संसद में इसको लेकर सवाल उठाए गए प्रियंका गांधी की तरफ से, फिलहाल उन्होंने क्या सवाल उठाया, क्या कहा, पहले ये सुनिए। सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। माननीय श्री कल्याण बनर्जी जी, उन महान से हो गया।
अब आर्मी चीफ के लाउंज में लगी ये तस्वीर आखिर है क्या? उसी तस्वीर के साथ साथ इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ये जो नई पेंटिंग लगी है इसमें क्या खास है देख लीजिए। आपको बता दें यहाँ पर लद्दाख का ये पेंगोंग लेक इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक मॉडर्न बोट है, मॉडर्न टैंक है, आसमान में अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे नजर आ रहा है, ऑल टेरेन व्हीकल इसमें नजर आ रहे हैं, साथ ही मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के साथ साथ ड्रोन और चाणक्य की ये तस्वीर इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र में सारथी बने कृष्ण, गरुड़, ये सब कुछ जिस तरीके से इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है, क्या इसके जरिए कोई बड़ा संदेश है? इसको लेकर भी करूंगी सवाल, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर अब आपके सामने, जहां पर देखिए मॉडर्न टैंक, कुरुक्षेत्र में सारथी बने कृष्ण इसमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, गरुड़ इसमें नजर आ रहा है, चाणक्य की मूर्ति इसमें नजर आ रही है, ड्रोन के साथ साथ जिस तरीके से एक मॉडर्न बोट और साथ ही लद्दाख का ये पेंगोंग लेक इसमें नजर आ रहा है, यही इसमें छिपा सबसे बड़ा संदेश है। अब तस्वीर से क्या संदेश सामने जा रहा है इसके बारे में भी एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए ही फिलहाल सियासी हंगामा किस तरीके से इसको लेकर हुआ है उस बारे में भी जानकारी, और साथ ही इस तस्वीर पर हंगामा क्यों हो रहा है पहले ये जान लीजिए, क्योंकि थल सेना प्रमुख के लाउंज के इंटीरियर में जिस तरीके से बदलाव को लेकर एक खबर सामने आई है उस लिहाज से समझिए, जहां बदलाव के तहत 1971 में पाकिस्तान सरेंडर की तस्वीर को हटा दिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण यह भी है कि हटाई गई तस्वीर में जनरल नियाजी सरेंडर दस्तावेज पर दस्तखत करते हुए नजर आ रहे थे, जो कि पहली तस्वीर है, और बांग्लादेश युद्ध में भारतीय सेना के सामने 90,000 पाक सेना ने जिस तरीके से सरेंडर किया था वही इस तस्वीर में साफ नजर आया। बांग्लादेश जीत की तस्वीर हटाकर अब ये नई पेंटिंग लगाई गई है। पहली और दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है इंफॉर्मेशन वॉल पर। बांग्लादेश जीत की तस्वीर हटाकर अब नई पेंटिंग क्यों लगाई गई है, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और जो इंफॉर्मेशन हम आपको फुल स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे थे कि आखिर इस पेंटिंग में है क्या, लद्दाख का पेंगोंग लेक इसमें नजर आ रहा है, मॉडर्न बोट इसमें नजर आ रही है, मॉडर्न टैंक्स इसमें नजर आ रहे हैं, आसमान में अटैक्स नजर, हेलीकॉप्टर अपाचे नजर आ रहे हैं, ऑल टेरेन व्हीकल इसमें नजर आ रहे हैं। अब इस तस्वीर के लिहाज से हो रही सियासत और इसके पीछे छिपा संदेश, सुमित यही मेरा आपसे सवाल होगा कि आखिर ये बदलाव क्यों हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है, जिस लिहाज से इस पर सवाल उठाया गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस तस्वीर के जरिए भी कोई संदेश सामने आ रहा है? देखिए, ये सुरभि ये बहुत क्लियर है आर्मी के लिए या फिर किसी भी, आप देख सकते हैं पिछले 100-200 साल के अंदर मिलिट्री हिस्ट्री में इतना बड़ा सरेंडर किसी सेना ने दूसरी सेना को नहीं करा है। भारतीय सेना के लिए ये वो लैंडमार्क है जो पूरी दुनिया में जिसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। लेकिन अभी इंडियन आर्मी जिस फेज में है वो ट्रांसफॉर्मेशन मॉडर्नाइजेशन का फेज है लगातार, क्योंकि मैं भी आर्मी चीफ के लॉन्च में कई बार उनसे मुलाकात कर चुका हूँ, लगातार लंबे समय तक जाता रहा हूँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस पूरे लॉन्च में खासतौर पर पूर्व जो आर्मी चीफ होते हैं उनकी पिक्चर्स होती है और पीछे होता है 1971 का ये लैंडमार्क तस्वीर, जो दुनिया भर में हर जगह आप इसको कह सकते हैं कि ये देखा गया है, हर कोई इसको जानता है और एक माइलस्टोन है। लेकिन अभी क्योंकि लंबे समय से आर्मी चीफ के इस लॉन्च में नई थीम को लेकर आगे प्रोत्साहित किया जा रहा था, क्योंकि अब इंडियन आर्मी अपने ट्रांसफॉर्मेशन थीम की तरफ बढ़ रही है, मॉडर्नाइजेशन थीम की बढ़ रही है, तब आर्मी की तरफ से इसको चेंज किया गया और कहा यह गया कि हम चाहते हैं कि इसको लार्जर पर्सपेक्टिव, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। आर्मी चीफ के कमरे में या फिर उनके लॉन्च में बहुत कम लोग जा पाते हैं, बहुत हाई डेलीगेट्स वहां जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर इसको लगाना है जहां पर दुनिया के तमाम देश डेलीगेट्स इसको देख सके और वो उपयुक्त जगह होगी संदेश। सुमित, बिल्कुल, मैं आपको उसी बात पे आ रहा था कि इसको मानिकशॉ सेंटर में लगाया गया नई दिल्ली में, जहां पर लगातार बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, कई बार हर रोज एक बड़े इवेंट्स होते हैं और उसकी प्लेसमेंट जो होती है मानिकशॉ सेंटर में एक तरीके का सम्मान है उनको निश्चित तौर पर। दूसरा बड़ा पहलू था कि आखिरकार नई तस्वीर में, नई पेंटिंग में क्या है, नई पेंटिंग में पेंगोंग लेक है, उसमें मॉडर्नाइज वेपन है, उसमें इंटीग्रेशन का एक ऐसे झलक है जिसमें आर्मी, नेवी या फिर आप कह सकते हैं कि एयरफोर्स का इंटीग्रेशन कैसे किया जा सके, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जा सकते, और भारत जिस नीति पर हमेशा कूटनीति पर चलता है, चाहे वो चाणक्य नीति हो या फिर आप कह सकते हैं कि एक बिल्कुल न्यूट्रल अप्रोच के साथ चलता है, उन सभी चीजों को इसमें दर्शाया गया और हम अपने बॉर्डर्स को किस तरीके से सेफगार्ड कर सकते हैं, हम अपने बॉर्डर्स के लिए कितने आप कह सकते हैं तत्पर हैं, इन सारी चीजों का इस पेंटिंग्स में एक झलक देखने को मिलती है। और यही वजह है कि इसकी थीम को लेकर, थीम के हिसाब से इसको चेंज किया गया था, जिसमें नई अप्रोच और नई ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज देने की कोशिश की गई। शुक्रिया सुमित इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। और इस बीच आपको बता दें, एक और बांग्लादेश को लेकर प्रियंका गांधी मुखर हैं, वहीं दूसरी ओर उनके बैग पर अब कैसे सियासत हो रही है उसकी तस्वीर भी अब आपके सामने होगी, क्योंकि संसद पहुंची प्रियंका गांधी के बैग पर फिलिस्तीन लिखा था और प्रियंका गांधी के बैग पर अब बीजेपी ने कैसे सवाल उठाए। तुष्टीकरण के लिए फिलिस्तीन लिखा, बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है। आपको हम सुनाते हैं प्रियंका के फिलिस्तीन लिखे बैग को लेकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की तरफ से क्या कहा गया।
मुझे लगता है कि राजनीति में मैसेज दिया जाता है। हज़ारों ब्रांड हैं बैग के, हज़ारों लाखों हो सकते हैं। मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन गुच्ची लुई वुइटन वगैरह ऐसे कुछ हैं जो इन लोगों पर बहुत सूट करते हैं। इसके बाद उस बैग पे फ़लस्तीन लिखा है, तो मुझे लगता है मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के लिए ये एक संदेश देने का प्रयास किया है और ये उचित नहीं है। लेकिन इससे पहले बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर प्रियंका की तरफ से क्या कहा गया? बांग्लादेश में हिंदुओं से अत्याचार की बात प्रियंका की तरफ से कही गई। हिंसा के खिलाफ सरकार को आवाज उठानी चाहिए। अब तस्वीरें भी आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से आज प्रियंका ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर चिंता जाहिर करते हुए बड़ी बात कही और जिस तरीके से उनके बैग के साथ ये तस्वीर सामने आई है जिस पे फिलिस्तीन लिखा है, इसको लेकर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं से अत्याचार की बात को बारे में प्रियंका की तरफ से क्या कहा गया, फिलहाल सुनिए। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में एक नए तरह की बगावत की हो चुकी है शुरुआत। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बगावत शहबाज सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ है। सड़क पर जनता उतर चुकी है और पाकिस्तानी सेना को कैसे खरी खोटी सुनाई जा रही है। रावलकोट के करीब 5 इलाकों की जमीन पर पाकिस्तानी सेना ने अब कर लिया है कब्जा और पाकिस्तानी सेना स्थानीय लोगों को डरा रही है, धमका रही है, इलाका खाली छोड़कर जाने को कह रही है। पाकिस्तानी सेना की इसी करतूत के खिलाफ पीओके की जनता भी अब सड़क पर है। बड़ी खबर है पीओके में पाकिस्तानी सेना की उस ज्यादती के बारे में जहां रावलकोट की जमीन पर पाक सेना का कब्जा हो चुका है और स्थानीय लोगों को 24 घंटे में जगह छोड़ने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें, ज्यादती के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगों की भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये पूरा मामला आखिर है क्या, इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि पीओके में पाकिस्तानी सेना की मनमानी को समझना जरूरी है। आपको बता दें, पीओके में रावलकोट के छोटा गल्ला और बंजौसा के साथ साथ जंदाली और हुसैन कोट के लोगों को यह अल्टीमेटम दे दिया गया है। रहने और खेती की जमीन खाली करने के आदेश दिए गए हैं। पाकिस्तानी सेना को जनता की जमीन दी गई है और इस हरकत के खिलाफ सड़क पर अब उतर आए हैं लोग। पाकिस्तानी सेना सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सीरिया के टार्टस को बनाया गया है निशाना और सीरियाई सेना के मिसाइल डिपो पर हमले की यह तस्वीर सामने आई। आपको बता दें, 2012 के बाद ऐसा भीषण हमला पहली बार हुआ है। अब सीरिया में इजरायल की स्ट्राइक की पूरी डिटेल्स भी आपके सामने, क्योंकि नेतन्याहू के हमले से जिस तरीके से सीरिया दहला है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीरिया के टार्टस पर एयरबेस पर किए गए उस हमले के बारे में खबर, जहां इजरायली फाइटर जेट्स ने हमलों को अंजाम दिया और टार्टस एयरबेस के मिसाइल डिपो को टारगेट किया गया। डिपो में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल्स रखी गई थी। करीब 30 मिनट तक हमला होता रहा और हमला इतना भीषण था कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता भी मापी गई है। आपको बता दें, पिछले हफ्ते भी इजरायल ने सीरियाई आर्मी के कई बेस को, कई ठिकानों को निशाना बनाया और अब लगातार एक बार फिर से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है।